हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम अपना यूनिट सेकंड कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग योर यूनिट सेकंड, जिसमें हम टॉपिक 2.2 पढ़ेंगे आज। तो हमारा टॉपिक 2.2 क्या है? वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पोस्ट नेहरूवियन इरा। पोस्ट मतलब उसके आगे। ओके, तो नेहरूवियन इरा जो हमारा नेहरू का टाइम रहा है, उस टाइम पीरियड के बाद में क्या क्या हुआ, वी हैव टू स्टडी दैट। क्लियर है? ओके, सो मई 1964 में क्या होता है? पीएम नेहरू पास्ड अवे। ओके, ही पासिस अवे, उनकी डेथ हो जाती है। तो दिस वाज अ टाइम पीरियड जिसने ना इंडिया को एकदम से ना ऐसे शॉक में डाल दिया। और अब इंडियन सोचते थे कि अब क्या होगा, बिकॉज नेहरू वॉज पिलर ऑफ इंडिया। उन्होंने इंडिया को स्टैंड करके रखा था और वो बहुत ही अच्छे हमारे नेता थे, जिन्होंने उनका विज़न बहुत दूर तक था। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए इंडिया में और इंडिया को स्टैंड किया, उन्होंने फाउंडेशन रखी इंडिया की। तो अब जब उनकी डेथ हो गई तो एवरीवन वाज लाइक कि अब क्या होगा। ठीक है, तो जो हमारा 1960s का जो टाइम पीरियड था, 1961 से लेके 1969 तक का जो हमारा टाइम पीरियड था, दिस वाज डिक्लेयर्ड एज अ डेंजरस डिकेड। इसको हम डेंजरस डिकेड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको डेंजरस डिकेड? क्योंकि इस टाइम पर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसने इंडिया को बहुत ज़्यादा सफ़र करवाया। इंडिया सफ़र्ड अ लॉट इन दिस टाइम पीरियड, तो इसलिए हम इसको एक डेंजरस डिकेड बोलते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं हमारी पहले टॉपिक पर, जो है फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। अब क्या हुआ, जब नेहरू जी की डेथ हो गई तो हमारे पीएम कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे पीएम बने। तो ये हमारे पीएम कब तक रहे? 1964 टू 1966, मतलब ओनली 2 ईयर्स तक ये हमारे पीएम रहे। अब हम जानेंगे कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों ये 2 साल तक ही रहे। तो इसके बाद क्या हुआ कि 2 मेजर चैलेंजेस थे जब हमारे शास्त्री जी पीएम बने। उस टाइम पर उनके सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे इंडिया में। क्या क्या? सबसे पहली चीज़ क्या थी कि वॉर विद चाइना हुई थी 1962 में। जो हमारी चाइना के साथ वॉर हुई है उसमें हम हार चुके थे और वो वॉर बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए एक डिफीटिंग टाइम रहा है और इंडिया को उससे रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ओके, उसके बाद फेल्ड मॉनसून्स फेल हो गए थे, बारिशें नहीं हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? ड्रॉट्स आ गए और सीरियस वाले फूड क्राइसिस आ गए। सूखा पड़ गया और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, ये आ गई सिचुएशन। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हुई? वॉर विद पाकिस्तान 1965। ये तो आ गया कि उससे पहले की जो सिचुएशंस थी ना, जिससे हमें रिकवर होना था, और वॉर विद पाकिस्तान आ गया जो उस टाइम पर हुई। 1966 में उनकी डेथ हुई थी, तो 1 साल पहले 1965 में ही हमारी वॉर हुई है पाकिस्तान के साथ। जबकि हम उसमें सक्सेसफुल रहे हैं, हमने पाकिस्तान को इंडिया में नहीं घुसने दिया, कुछ ज़्यादा अटैक नहीं कर पाए वो, लेकिन फिर भी हमारी इकॉनमी वेस्ट हुई वहाँ पर, हमारे सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। फिर भी जीतने वाली कंट्री को भी लॉस होता ही है, तो वहाँ पर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। तो आप इमेजिन कर सकते हो उस टाइम पर कितनी बुरी हालत होगी इंडिया की। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। तो उस टाइम पर फिर हमारे पीएम ने क्या किया? उन्होंने हमें कौन सा स्लोगन दिया? जय जवान जय किसान। तो हमें इस टाइम पर यहाँ पे देखो कौन कौन सी जो 2 कैटेगरीज है वो ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। एक तो जवान, दूसरे किसान्स। किसान इसलिए क्योंकि मॉनसून फेल हो गए हैं, है ना, तो उस वजह से उनके पास उनकी इकॉनमी नहीं है, इकॉनमी जनरेशन वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से उनका रोज़गार उनसे छिन गया है। और दूसरी चीज़, हमारे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने बहुत सफ़र किया, चाइना वॉर में भी और पाकिस्तान वॉर में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। तो इसीलिए ये जो दोनों हमारी सफरिंग जो कैटेगरीज थी, इनके लिए उन्होंने नारा लगाया जय जवान जय किसान। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ? 10 जनवरी 1966 में हमारे पीएम गए हुए थे ताशकेंत में। ताशकेंत इज़ द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। ओके, उज़्बेकिस्तान की ये कैपिटल है। तो यहाँ पर
हमारे शास्त्री जी गए हुए थे, किस लिए गए थे, पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन करने के लिए गए हुए थे, लेकिन यहाँ पर ही डाइड सडनली। तो हमें रीज़न तो नहीं पता है, बट ऐसे हमें क्या बताया गया था कि उनकी डेथ किस वजह से हुई है, हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई है। बट हमारे जो देश के लोग हैं वो ये मानते हैं कि उनकी डेथ किसी न किसी साजिश की वजह से हुई है, या फिर किसी ने उनको जानबूझ के मरवाया है, या उस तरीके से कुछ हुआ है। तो हमारे तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंची है, बट अब जो बताया गया है रियलिटी, तो हम उसी को मान के चलेंगे। तो यही माना जाता है कि उनकी डेथ किससे हुई है, उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। ओके, सो ये चीज़ हो गई। अब शास्त्री जी की भी डेथ हो गई। तो नेहरू टू शास्त्री वाला ये टाइम पीरियड रहा कि सबसे पहले वहाँ पर चैलेंजेस थे, चैलेंजेस के बाद उन्होंने हमें स्लोगन दिया जय जवान जय किसान का। उन्होंने एक वॉर भी फेस की पाकिस्तान के साथ। उसके बाद उनकी सडनली 10 जनवरी 1966 में उनकी वहाँ पर डेथ हो गई थी। ओके, दिस वॉज आर फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री टाइम पीरियड। नाउ मूविंग ऑन टू फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। तो अब हमें शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी किस तरीके से पीएम बनी है। तो हमारे सबसे पहले पीएम रहे हैं पीएम नेहरू, देन हमारे पीएम रहे हैं पीएम शास्त्री, देन हमारे पीएम कौन रही है, हमारी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो हमारे जो नेहरू थे वो कब से कब तक हमारे पीएम रहे हैं, फ्रॉम 1947 टू 1964 until he died. Then Shastri was our PM from 1964 to 1966 until he died. And इंदिरा गांधी हमारी पीएम अलग अलग टाइम ब्लॉक्स में रही है। तो अब हम उसी को पढ़ेंगे। ओके, तो अब शास्त्री के बाद क्या हुआ, जब शास्त्री की डेथ हो गई उसके बाद जो हमारी पार्टी थी, ठीक है, जो कांग्रेस थी, उसके अंदर 2 मेजर लोगों को वो पीएम बनाना चाहते थे। जो हमारे कांग्रेस के मेंबर्स थे वो एक मोरारजी, कुछ मेंबर्स जो थे वो मोरारजी देसाई को बनाना चाहते थे, और कुछ जो थे वो इंदिरा गांधी को बनाना चाहते थे। तो जो हमारे सीनियर लीडर्स थे, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे, वो किसको बनाना चाहते थे, वो इंदिरा गांधी को बनाना चाहते थे। बट वाई, क्यों थी इंदिरा उनको पसंद? तो इसके पीछे ये रीज़न था कि उन्हें लगा कि जब हम इंदिरा गांधी को पीएम बना देंगे, तो इंदिरा गांधी वॉज अ यंग लेडी, ठीक है, तो शी वॉज सो यंग, अभी उनको इतना पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं था, या फिर वो इतनी ज़्यादा पीएम बनने के काबिल अभी नहीं थी। तो उन्हें लगा कि अगर हम इनको पीएम बना देंगे ना, तो ये हमारे मुताबिक चलेगी, इसको जैसा हम बोलेंगे ये वैसा ही करेगी। शी विल नॉट डू वॉट शी लाइक्स, she will be dependent upon us, so what we will say, she will accept that and she will move according to us. So basically वो क्या चाहते थे, they wanted Indira to be a puppet for them, वो उसको एक पपेट की तरह नचाना चाहते थे। बट ऐसा कुछ आगे हुआ नहीं, that you will get to know कि क्या हुआ उसके बाद। बट अभी तक उनकी मेंटेलिटी ये थी कि वो हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, इसीलिए वो उसे जिताना चाहते थे। तो अब क्या हुआ, इसका डिसीज़न लेने के लिए सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल किया गया। सीक्रेट बैलेट क्या होता है, सीक्रेट बैलेट जैसे हम वोटिंग देते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, सीधा बटन दबा के आ जाते हैं। तो जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है, सीक्रेट बैलेट का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक हमारा बैलेट पेपर होता है इस तरीके से, ठीक है, तो ये हर एक मेंबर को दिया जाता है। तो वन साइड पे ना यहाँ पर सभी के, जैसे मान लो 4 हमारे मेजर, ठीक है, 4 हमारे मेजर रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हैं जो कि पीएम बनना चाहते हैं या जो जीतना चाहते हैं इलेक्शन, ठीक है, 1 2 3 4। तो अब हमें क्या करना है, जो हर इंसान इनको प्रेफरेंसेस देगा। प्रेफरेंसेस मतलब कि सबसे पहले वो बोलेगा कि अच्छा चलो ठीक है, आप क्या करो, 2 को पीएम बना दो, ठीक है। 1 प्रेफरेंस वो किसको दे रहा है, 2 को। नंबर 2 पे जो इंसान है उसको, ठीक है, कि इसको बना दो। अच्छा, अगर आपको इसको नहीं बनाना है तो दूसरा मैं चाहता हूँ कि आप 4 को बना दो, जो 4th नंबर पे इंसान है, दूसरा मैं चाहता हूँ कि आप इसको बना दो। अच्छा, अगर आपको इन दोनों को नहीं बनाना तो आप 1 को बना दो, और अगर आपको इन तीनों को नहीं बनाना तो लास्ट ऑप्शन में आप 3 नंबर वाले को बना देना। तो इस तरीके से उसने अपने प्रेफरेंसेस बताई हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो इस तरीके से बैलेट पेपर में हम वोटिंग करते हैं, और बैलेट पेपर का यूज़ करके फिर हमारा डिक्लेयर होता है जो हमारा
लीडर बनता है या जो जीतता है उसकी डिक्लेरेशन होती है। तो इस तरीके से इलेक्शंस हुई और उसके बाद कौन जीता? इंदिरा गांधी वॉन एंड मोरारजी देसाई वाज डिफीटेड। मोरारजी देसाई को हरा दिया इंदिरा गांधी ने एंड शी बिकेम न्यू पीएम ऑफ इंडिया। तो जो हमारे ये मोरारजी देसाई थे, फिर इनको क्या बना दिया गया? इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, साथ में डिप्यूटी पीएम भी इन्हीं को बनाया गया था। सो ही वॉज गिवन 2 अथॉरिटीज़ आफ्टर ही वॉज डिफीटेड। ओके, तो ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अब इंदिरा गांधी पीएम बन गई, न्यू पीएम आ गई हमारे पास। तो ये कब हुआ? ये हुआ 1966 में। सो इंदिरा गांधी बिकेम न्यू पीएम ऑन 1966, ठीक है, इन 1966, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर। क्या हो रहा था उस टाइम पे? इकोनॉमिक क्राइसिस। ऑफ कोर्स आपको पता है कि वॉर हुई थी एंड एवरीथिंग वाज शटर्ड, तो उस टाइम पर सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल था और इकोनॉमिक क्राइसिस तो वहाँ पर होंगे ही। इंडिया वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट एट दैट टाइम कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो जल्दी से रिकवर कर जाएगी। इट अल्टीमेटली टुक टाइम फॉर इंडिया टू रिकवर। तो क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने सबसे पहला डिसीजन क्या लिया कि हम डीवैल्यूएशन कर देंगे इंडियन रुपी की। जो हमारा इंडियन रुपी है उसकी डीवैल्यूएशन कर देंगे। मतलब कि जो ₹1 है इंडिया का और जो $1 है यूएसए का, तो आपको अगर एक चीज़ खरीदनी है तो आपको मान लो इंडियन रुपये में 5 रुपये की आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। मतलब यू हैव टू गिव 5 रुपीज़। तो यूएस के $1 से ही आप वो चीज़ खरीद लोगे, ठीक है। मान लो ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंडियन रुपीज़ आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं और जो हमारा यूएसए का डॉलर है वो आपको कम देने पड़ रहे हैं। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है ना। इसकी वैल्यू कम कैसे है? जैसे अगर आपसे 1 रुपया गुम हो जाए इंडियन, तो आप सोचोगे हाँ चलो कोई बात नहीं, 1 रुपया ही तो था। लेकिन अगर आपका यूएसए का $1 गुम हो जाए तो आप बोलोगे यार वो 5 रुपये के बराबर था, उसको ढूंढो। सो लाइक दैट, क्यों? इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो इसने इसकी वैल्यू और ज़्यादा कम कर दी, रुपीज़ की वैल्यू और ज़्यादा कम कर दी। जो चीज़ 5 रुपये की खरीद रहे थे ना, अब वो मान लो 7 रुपये की 7 रुपये दे के हम खरीद पा रहे हैं और इसमें $1 ही यूज़ हो रहा है। सो इंडिया को उसने डीवैल्यूएट कर दिया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ? प्राइजेज राइज हो गए। ऑफकोर्स आप जो चीज़ पहले इतनी की खरीद रहे हो अब वो ज़्यादा महंगी हो जाएगी, ठीक है। प्राइजेज राइज हो गए उसकी वजह से। देन ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट तो पहले से ही चलती आ रही थी, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी, लोगों के पास कोई काम नहीं था। दैट वाज द सिचुएशन, जिसकी वजह से क्या हुआ? फूड स्कार्सिटी भी आ गई। तो 3 मेजर चीज़ें, प्राइस राइज हो गई मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई हो गई, देन ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, देन फूड स्कार्सिटी, ठीक है, पानी खाने की कमी हो गई हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ? इन सब चीज़ों से तंग होकर लोगों ने बंद एंड हड़ताल स्टार्ट कर दी, मतलब लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ये सब सिचुएशंस हमारी हो रही थी 1966 में। अब क्या हुआ? 1967 आ गया और 1967 में वी हैड टू कंडक्ट फ्रेश इलेक्शंस। अब हमें न्यू फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवानी थी, तो हमने न्यू इलेक्शंस कंडक्ट करवाई, जिसमें कौन जीता? कांग्रेस अल्टीमेटली वॉन इन दैट इलेक्शंस। हमने पढ़ा है कि कांग्रेस ने फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में डोमिनेट किया, तो ये तीसरी जनरल इलेक्शन हो रही है, तो इसमें भी कांग्रेस हमारी जीत गई थी। तो जो हमारी इंदिरा गांधी थी वो फिर से पीएम बन गई, ठीक है। 1967 में शी अगेन वॉन एज अ पीएम। तो इन्होंने क्या लाया? इंदिरा गांधी ने 10 पॉइंट प्रोग्राम लाया ऑन मई 1967। ऑन मई 1967 में इंदिरा गांधी ने 10 पॉइंट प्रोग्राम लाया, जिसमें इसने बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे। फॉर एग्जांपल पुअर सेक्शंस को अपलिफ्ट करना, ठीक है, विमेन के लिए, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, मतलब इसने पुअर सेक्शंस पर, सोशलिज्म पर फोकस किया है, ठीक है। सो कांग्रेस बिकेम अ सोशलिस्ट पार्टी एट दैट टाइम इंदिरा गांधी के अंडर, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है एबॉलिशन ऑफ
प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स क्या था? सबसे पहले व्हाट वाज दिस प्रिवी पर्स? अब ये क्या चीज़ थी? तो देखो, जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स चले गए ना, ब्रिटिशर्स जब यहाँ से चले गए, उसके बाद उन्होंने मेजर चैलेंज जो हमारे सामने रखा वो ये कि इंडिया को यूनाइट करके दिखाओ। उन्होंने इस तरीके से इंडिया को बिखेर दिया था, इस तरीके से तोड़ दिया था कि इंडिया को यूनाइट करना बहुत ज़्यादा टफ हो गया था हमारे लिए। तो ये मेजर चैलेंज था। और इंडिया में उस टाइम दो तरीके की स्टेट्स थी। एक तो थी हमारी प्रोविंसेस जो कि ब्रिटिश के अंडर थी, वो तो सीधा सीधा इंडिया के साथ जुड़ गई। दूसरी कौन सी थी? हमारी प्रिंसली स्टेट्स, जिस पे डायरेक्ट ब्रिटिश रूल कर रहे थे बट इनडायरेक्टली वहाँ का एक राजा था, ठीक है। बट इस राजा को कौन चला रहा था? दिस राजा वॉज अंडर द ब्रिटिशर्स, ओके। तो अब ये जो राजा था ना, ये अपनी अपनी टेरिटरीज थी, ठीक है। तो सभी राजाओं की अपनी अपनी टेरिटरीज थी और सबको भूख होती है। अगर वो कहीं का राजा है तो वो उठा के इंडिया को तो नहीं दे देगा ना कि लो भाई कर लो तुम राज, ऐसा नहीं होता है। एवरीवन इज सेल्फिश एट देयर ओन टर्म्स। तो फिर क्या हुआ कि जब हमें इंटीग्रेशन करवानी थी, हमें तो इंडिया को जोड़ना था ना, तो उस टाइम पर क्या किया हमने? इन राजाओं को एक तरीके का लालच दिया। हमने क्या बोला कि आप अगर हमें अपनी टेरिटरी दे दोगे तो आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि आपको हम बिल्कुल राजा से भिखारी बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम आप लोगों को कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी देंगे, ठीक है, मतलब काफ़ी सारी अच्छी खासी प्राइवेट प्रॉपर्टी मिलेगी और आपको हेरिडिटरी बेसिस पर एक ग्रांट भी दी जाएगी, लाइक सैलरी टाइप। तो आपको वो ग्रांट भी दी जाएगी और साथ में आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी भी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम आपको बिल्कुल हटा के फेंक देंगे आपकी पोजीशन से। तो ये दो अलोइंग्स हमने उनके सामने रखे। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा राजा जो थे वो मोटिवेट हो गए, कन्विंस हो गए इंडिया के साथ ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब ये चीज़ ना तब से चलती ही आ रही थी, तब से ये मतलब चलता आ रहा था राजाओं को रेगुलर सैलरीज देना, वो भी विदाउट एनी सर्विस। वो हमें कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे थे बट फिर भी इंडिया का काफ़ी ज़्यादा फंड उनमें वेस्ट हो रहा था। तो 1971 में ये मेजर चीज़ की इंदिरा गांधी ने इसको अबॉलिश कर दिया। ये जो प्राइवेट पर्स था, ये जो उनको फंडिंग हो रही थी या फिर उनको जो हमने ये प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह दे के रखी हुई थी, तो इस चीज़ को उसने अबॉलिश कर दिया। शी अबॉलिश्ड दिस, ठीक है। तो ये एक और मेजर चेंज आया है हमारा पोस्ट नेहरूवियन इरा में। उसके बाद द डेमोक्रेटिक क्राइसिस ऑफ 1975, ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। तो डेमोक्रेटिक क्राइसिस आए थे, मतलब डेमोक्रेसी पर क्राइसिस, डेमोक्रेसी पर हमारा क्वेश्चन मार्क, और डेमोक्रेसी हमारी खतरे में थी 1975 में। तो भाई ऐसी क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी इतने खतरे में आ गई? ऐसा क्या हुआ उस टाइम? तो यही हमें जानना है। तो देखो, सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझेंगे कि क्या क्या बैकग्राउंड था जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक क्राइसिस आए, किस वजह से वो क्राइसिस आए। फिर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझेंगे कि उन कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से क्या हुआ, उसके बाद क्या नुकसान हुए लोगों को, ठीक है। तो बैकग्राउंड देखो, 1971 की इलेक्शंस हुई, ठीक है। 1967 के बाद तो सब ठीक चल रहा था। अब 1971 की इलेक्शंस हुई, इसमें भी हमारी जो कांग्रेस थी वो जीत गई, ठीक है। इंदिरा गांधी हमारी पीएम बन गई, जबकि स्टेट लेवल पर न्यू पार्टीज इमर्ज हो रही थी, बट हमारे सेंटर पर कौन सी गवर्नमेंट बनी थी? कांग्रेस बनी थी। तो अब क्या क्या चल रहा था? सबसे पहले जो इंदिरा ने स्लोगन उठाया, गरीबी हटाओ स्लोगन। शी वर्कड फॉर गरीबी हटाओ, टू रिमूव पॉवर्टी, ओके, ये चीज़ हुई। देन इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, प्राइजेस ज़्यादा थे चीज़ों के, राइट, ये चीज़ थी। देन अनएम्प्लॉयमेंट थी, लोगों के पास रोज़गार नहीं था। सैलरीज फ्रोज़न, जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनकी सैलरीज नहीं दी जा रही थी, दे वर नॉट गेटिंग देयर रेगुलर सैलरीज, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी उस टाइम पीरियड पर इन 1971, ये हुआ। तो अब अपोजिशन पार्टीज़ को मौका मिल गया। जब ये सब चीज़ें चल रही हैं तो अपोजिशन पार्टीज छोड़ेगी?
अभी इंडिया की सिचुएशन इतनी अच्छी है, अपोजिशन पार्टीज अभी नहीं छोड़ती हैं जो रूलिंग पार्टी होती है उसको, तो उस टाइम पर तो कोई भी अपोजिशन नहीं छोड़ती ना। तो उन्होंने क्या चीज़ उठाई, नॉन कांग्रेसिज्म। उन्होंने सबको नॉन कांग्रेसिज्म में जोड़ना स्टार्ट किया, नॉन कांग्रेसिज्म का उन्होंने टैग देके उसको प्रमोट करना स्टार्ट किया। तो अब इसमें इन्होंने किनको जोड़ा सबसे ज़्यादा, स्टूडेंट्स को। दे स्टार्टेड मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए गए। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया इन सब चीज़ों के खिलाफ, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो एक हमारे मेजर लीडर हैं जेपी नारायण। सो जेपी नारायण वॉज द मेजर लीडर इन दिस नॉन कांग्रेसिज्म का जो प्रोटेस्ट चल रहा था। ही वॉज अ बिग सपोर्टर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बच्चों को सपोर्ट करते थे। और इन्होंने एक मार्च लिया, एक प्रोटेस्ट मार्च लिया, कहाँ पर, इंडियन पार्लियामेंट के सामने, ठीक है। तो वहाँ पर बैठ के इन्होंने हड़ताल की पार्लियामेंट के सामने, और ये सब सिचुएशन वो क्रिएट उस टाइम पे कर रहे थे। और ये चीज़ें देख के ना, ये सब चीज़ें देख के इंदिरा गांधी गॉट स्केयर्ड। शी गॉट स्केयर्ड कि कहीं हमारी गवर्नमेंट ना हटा दी जाए, कहीं सभी लोग हमारे खिलाफ ना हो जाए, कहीं हम रूलिंग पार्टी से हमारी लोकसभा डिसॉल्व ना कर दी जाए। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी। तो इस फेयर के डर से व्हाट शी डिड वाज शी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन इंडिया। व्हाट इज़ दिस इमरजेंसी? तो इंडिया में 3 तरीके की इमरजेंसीज दी गई हैं, नेशनल, फाइनेंशियल एंड स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। तो ये जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है ये दी गई है आर्टिकल 352 के अंडर। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी दी गई है आर्टिकल 360 के अंडर, एंड द स्टेट इमरजेंसी इज गिवन अंडर आर्टिकल 356। ओके, तो ये 3 आर्टिकल्स के अंडर हमारी 3 मेजर इमरजेंसीज दी गई हैं, और इनमें से सबसे खतरनाक वाली होती है नेशनल इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पर लगाई थी। ओके, तो ये किस बेसिस पे लगती है इमरजेंसी कि मान लो इंडिया में ना, इंडिया के अंदर कोई सिविल वॉर चली गई है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है ना, लोगों का ब्लड शेड हो रहा है, या इस तरीके की सिचुएशंस हो गई हैं कि इंडिया में एकदम तहस नहस मच गया, तो नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, जिसमें क्या होता है कि सारी की सारी पावर, स्टेट गवर्नमेंट सारी डिसॉल्व हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कोई पावर नहीं रहती है, सारी की सारी पावर एक तरीके से पीएम के पास चले जाती है। एक तरीके से डेमोक्रेसी से हम कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, डिक्टेटरशिप पे। जो पीएम कहेगी वही चीज़ होगी, वही माना जाएगा। और एक और चीज़ याद रखना, जब मैं बोलती हूँ पीएम, इट डजंट मीन कि सिर्फ पीएम, ओनली पीएम। पीएम नहीं, पीएम इज़ ऑलवेज बैकबोन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन होगा वही पीएम का डिसीजन होगा, और वही फिर प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे इंडिया में, ठीक है। तो पीएम का पीएम का अलोन डिसीजन कोई नहीं होता है। जब भी हम पीएम बोलते हैं ना कि पीएम का डिसीजन, तो ये अंडरस्टूड है कि हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी उसके साथ कंबाइंडली बोल रहे हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो यही होता है इमरजेंसी में कि जो पीएम होता है, पीएम बिकम्स अ डिक्टेटर एट दैट टाइम। तो ये चीज़ हुई। अब डिक्लेयर हो गई इमरजेंसी। कब हुई डिक्लेयर? 26 जून 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। और क्या रीज़न दिया गया डिक्लेयर करने का? कि थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि इंडिया में इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रही थी, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वगैरह वगैरह। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए हमने क्या कर दिया है भाई, नेशनल इमरजेंसी लगा दी है। Although this decision was not declared valid after that time, people criticized it a lot। और आज तक लोग नेशनल इमरजेंसी को, दिस इमरजेंसी इज क्रिटिसाइज्ड, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं इसकी वजह से। अब देखो क्या क्या हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर दी गई पूरे इंडिया में। इमेजिन, पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर दी गई है, कहीं पर उजाला ही नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा फैल गया हर जगह।
ठीक है। अपोजिशंस को अरेस्ट कर दिया गया विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनीथिंग, अंधेधुंध जाके उनको अरेस्ट कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया। कैबिनेट को कब इन्फॉर्म किया गया? 6 AM 26 जून। जबकि पीएम कोई भी डिसीजन ले तो वो कैबिनेट के बिना नहीं ले सकता है। फर्स्ट ही हैज़ टू डू अ मीटिंग विद द कैबिनेट, कैबिनेट के साथ मीटिंग करके डिसीजन लेके फिर जाके वो प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि इसको इम्प्लीमेंट करो। बट इस बार क्या हुआ कि पीएम ने खुद ही जाके ये डिसीजन लेके प्रेसिडेंट को बोल दिया कि इमरजेंसी लगाओ। जो हमारी कैबिनेट है उसको कब बताया जा रहा है? अगले दिन सुबह 6 बजे उनको पता चल रहा है, जब बाकी की इंडिया को पता चल रहा है। सो दिस वॉज शॉकिंग थिंग कि उस टाइम पर ऐसा हो रहा था, जबकि अब तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिए गए हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है या ऐसा कोई नहीं कर सकता है। इस चीज़ से सबक लेके हमने बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं, बट उस टाइम पर ऐसा हुआ था। तो ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। तो प्रेस को, जो हमारी प्रेस थी, न्यूज़पेपर्स वगैरह थे, उनको अलो नहीं किया जा रहा था कि कुछ भी वो भी अपनी मर्ज़ी से छाप सकते हैं। सब कुछ जो गवर्नमेंट बोल रही थी वही छापा जाएगा। एवरीथिंग वाज गोइंग लाइक दैट। तो अब इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या क्या चीज़ें हमने फेस की इसकी वजह से। एगिटेशन स्टॉप, जो भी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे वो सब कुछ रुक गया एकदम से। अपोजिशंस जेल्ड, जो भी उनके अपोज में बोल रहे थे कांग्रेस के, उनको जेल में डाल दिया गया। बैंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी, न्यूज़पेपर्स वगैरह में कुछ भी बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं छापा जा रहा था। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है इमरजेंसी में, और यहाँ पर भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वॉज ऑल्सो सस्पेंडेड, किसी को भी आप जाके वहाँ पर मार सकते थे। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। नाउ व्हाट इज़ दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन? प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि आपको बिना किसी सबूत के, बिना किसी ट्रायल के आप पे शक है, जस्ट शक कि आप पे शक है कि आप, मुझे शक्ल से चोर लग रहे हो तो चलो मेरे साथ जेल में। इट वॉज़ लाइक दैट। या फिर आप पे शक है कि आप फ्यूचर में किसी का मर्डर कर सकते हो तो चलो हम आपको जेल में डाल देते हैं। इट वॉज़ लाइक दैट, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बिना ही लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जा रहा था। सो दिस वॉज द पोस्ट नेहरूवियन इरा। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। क्या क्या पढ़ा हमने? प्राइवी पर्स को डिसॉल्व कर दिया गया, हमने शास्त्री का टाइम पीरियड पढ़ा, हमने देखा इंदिरा गांधी कैसे पीएम बनी और उन्होंने मोरारजी देसाई को हराया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है, जब थोड़ा सा पॉलिटिक्स को पावर से कितना प्यार होता है कि वो पावर के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको थोड़ा सा खतरा लगा, हमारी पावर पे खतरा है, सो दे डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। और इसके बीच में कोई न्यू इलेक्शंस भी नहीं हो सकती थी, कुछ नहीं हो सकता था इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे। सो दिस वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक। सो आप इसको अच्छे से करो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।